प्रिय भैयाओं, अभी तक तुमने जो इतिहास का अध्ययन किया है वह कक्षा 6, 7 और 8, जिसमें अब तुमने भारतीय इतिहास का अध्ययन अब तक किया है। जिस पर कक्षा 6 में आपने प्राचीन भारत का इतिहास, कक्षा 7 में मध्यकालीन भारत का इतिहास और कक्षा 9 में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। अब जो आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगी या हम जो इतिहास आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, वो है विश्व का इतिहास। अब हम कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास, जिसकी हम विषय सूची यानी पाठ्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं। भारत और समकालीन विश्व, जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये है घटनाएं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत। दूसरा चैप्टर आपका आएगा वन समाज और उपनिवेशवाद। अगला चैप्टर रहेगा आधुनिक विश्व में चरवाहे। उसी प्रकार से भूगोल के अंतर्गत समकालीन भारत, जिसमें भारत आकार और स्थित, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, ये हमारे भूगोल के चैप्टर्स रहेंगे। उसके बाद नागरिक शास्त्र में, जिसे हम लोकतांत्रिक राजनीति कहेंगे, लोकतंत्र क्या और क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, ये हमारा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत रहेगा। और अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये हमारे पठनीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु रहेगी। अब इसमें हमें पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप का एक देश जिसमें एक क्रांति का उदय होता है। क्रांति तात्कालिक नहीं होती है, इसके पीछे से बहुत से समस्याएं लगी रहती हैं। जैसे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसियों का समाज कैसा था, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से संघर्ष किया, जीविका के संकट उत्पन्न होने पे किस प्रकार की प्रक्रिया का उन्होंने निर्माण किया, उभरते मध्यवर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। फिर होता है फ्रांस की शुरुआत, यानी फ्रांस में जो क्रांति है उसका शुभारंभ होता है। कारण क्या है? फ्रांस में जो राजा है वो निरंकुश है, विलासी है, उसकी पत्नी भी मैरी एंटोनेट एक विलासी है जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। उसे देश में आए खाद्य संकट, आर्थिक समस्या, इससे किसी प्रकार का कोई भी सरोकार नहीं था। चूँकि फ्रांस लंबे समय से युद्धों में व्यस्त रहा था, इस कारण से वो कर्ज में डूबा हुआ था। पहले से उस पर 2 अरब लिब्रे, जो वहाँ की प्रचलित मुद्रा थी, जिसका वह कर्जदार था। लेकिन अपव्यय, फिजूल खर्ची के कारण से और युद्धों में रत रहने के कारण 1 अरब लिब्रे का और कर्ज लेना पड़ा। ये कर्ज वहाँ की जनता जो तीसरे वर्ग की थी, उसे ही अनेक प्रकार से करों के रूप में चुकाना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति मानवाधिकारों एवं शासन की एक नई व्यवस्था के उदय के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बताई गई है। चूँकि इस समय क्रांति का प्रमुख काम फ्रांस के नागरिकों की साधारण वर्ग की स्थिति का खराब होना बताया गया। राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता आदि क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण कारण थे और इसी का परिणाम
14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले के दुर्ग का जनता द्वारा तोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण घटना बताई गई। और 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के साथ ये सारी क्रांति का समापन माना गया। बास्तिल का किला निरंकुश शक्तियों का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पर राजा के विरोधी राजनीतिक कैदी के रूप में बंदी रहते थे। चूँकि फ्रांस की जनता ने सम्राट के अत्याचारों से दुखी होकर 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग को घेरा, दुर्ग की जेल को तोड़कर सभी कैदियों को रिहा करा लिया गया। हालांकि यहाँ पर बहुत अधिक कैदी नहीं थे, उस समय उन कैदियों की संख्या मात्र 7 थी जिन्हें मुक्त करा लिया गया। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था? चूँकि 1774 में बूर्बो वंश का शासक लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उस समय उसका विवाह राजकुमारी मेरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उसके साथ हुआ। उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था जब लुई 16वां शासक बना। कारण क्या थे उसे ध्यान से समझना होगा। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार के शान शौकत बनाए रखने के लिए शाही खर्च को अत्यधिक रूप में खर्च किया जाना था, जिससे राष्ट्र की स्थिति धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से निर्बल होती चली गई। लुई 16 के शासनकाल फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, जो ब्रिटेन का साझा शत्रु हमारा फ्रांस था, उसने अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए सभी प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। परिणाम स्वरूप 1 अरब लिब्रे का फ्रांस पर कर्ज और बढ़ गया। इस अत्यधिक आर्थिक दबाव के कारण जनता राजा के नियमों और कानूनों से बहुत ही त्रस्त थी। लुई 16 के शासनकाल में ही कर्जदाता सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगी। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी सरकार बजट का बहुत बड़ा भाग बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने में खर्च कर रही थी। राज्य के नियमित खर्चों का बोझ तो था ही, इस स्थिति से मुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। इसलिए वो करों में वृद्धि करने हेतु फ्रांस की संसद को आमंत्रित किया, जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता था। ये स्टेट्स जनरल 3 भागों में वितरित थी। प्रथम भाग जिसमें पादरी और राजा, दूसरे भाग में द्वितीय स्टेट में सिर्फ कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय वर्ग जो था जिसे तृतीय स्टेट कहा गया है, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और किसान। चूँकि अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट क्या है, तो ये वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का एक समूह था। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। राज्य को कर देने वाले करों से इन्हें छूट थी। चर्च किसानों से धार्मिक कर के रूप में टाइद नामक कर लिया करता था। चर्च की अपनी सरकार, अपने कर्मचारी होते थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, इस वर्ग में धनी कुलीन वर्ग आते थे। ये जनता का शोषण करते थे। इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से भी छूट थी। इस वर्ग के सदस्यों को भी कुछ सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे।
इस वर्ग को जनता से भेंट लेने का भी अधिकार प्राप्त है। तृतीय स्टेट जनसंख्या के शेष बचे सभी लोग तृतीय स्टेट से संबंधित थे, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। इस वर्ग से संबंधित लोगों के विशेष अधिकार सीमित थे तथा इन्हें राज्य को सीधे टाइल नामक या प्रत्यक्ष कर के रूप में देना पड़ता था। तृतीय स्टेट के पास सभी सदस्यों को टाइल नामक धार्मिक कर भी चुकाना पड़ता था। यानी तृतीय स्टेट को दो प्रकार के कर देने पड़ते थे। एक टाइल नामक जो राज्य को प्रत्यक्ष रूप से कर देना पड़ता था, दूसरा चर्च को धार्मिक कर के रूप में जिसे टाइट कहा गया है। इस प्रकार से कर का बोझ वहाँ की अधिकांश तृतीय वर्ग की या तृतीय स्टेट के लोगों को ही वहन करना पड़ता था। प्रथम और तृतीय वर्ग कर मुक्त थे क्योंकि उन्हें जन्मजात ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ पर एक विशेष बात है, क्रियाकलाप के अंतर्गत दिखाया गया है एक मकड़ा और एक मक्खी। मकड़ा किसे कहा गया है? जो वहाँ का धनी वर्ग, जो कुलीन वर्ग, जो पादरी वर्ग है, वो मकड़ा है। और मक्खी कौन है? तृतीय स्टेट की वो जनता, वो जनसंख्या जो अनेक प्रकार के करों के भुगतान करती रहती है। तो जो तृतीय वर्ग है, मक्खी के रूप में दिखाया गया, उसे उच्च वर्ग के लोगों, कुलीन वर्ग के लोगों के पास कुछ उपहार स्वरूप भेंट ले जाना अनिवार्य था और वे उन्हें एक लालची के तहत या लालची होने के कारण गरीब जनता को अनेक प्रकार से उपहार आदि के रूप में निचोड़ते रहते थे, लेते रहते थे। अब है इसमें हमने आपको 18 शताब्दी के उस 3 स्टेट्स की बात बताई। अब आता है फ्रांसीसियों को जीने का संघर्ष। वो अपने जीवन को किस प्रकार से संघर्ष रखते थे, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनको अधिकांश कर के रूप में राजा और पादरी यानी चर्च को देना ही था और शेष वहाँ का जो उच्च वर्ग था उसे अनेक रूप से उपहार के रूप में उन्हें देना पड़ता था। जीने का संघर्ष, चूँकि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ 30 लाख थी, जो 1789 के आते आते 2 करोड़ 80 लाख हो गई। भूमि वही थी, उपज वही थी, जनसंख्या बढ़ चुकी थी। इस कारण से खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही थी। खाद्य सामग्रियों की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उनकी निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही थी और स्थिति का ज़्यादा खराब हो जाना स्वाभाविक था। जब फसलें सूखे या ओले के कारण नष्ट हो जाती थी तो इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी तथा बढ़ती महंगाई, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, राजाओं की फिजूल खर्ची आदि का फ्रांस के लोगों के जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता था, यानी उन्हें अधिक प्रभावित होना पड़ता था। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता? चूँकि तत्कालीन समय में फ्रांस के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन पाव रोटी था। मांग की तुलना में अनाज का उत्पादन कम हुआ, पाव रोटी की कीमत बढ़ी। स्थिति तब और खराब हुई जब सूखे और ओले के प्रकोप से अनाज की पैदावार ही कम हो गई। ऐसी स्थिति में रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसे जीविका संकट के रूप में जाना गया। अब एक फिगर आपके सामने है जिसमें कुछ कॉलम दिए हैं, जैसे खराब फसल के कारण अन्नाभाव का होना स्वाभाविक है। अन्नाभाव का स्वाभाविक होना है तो फिर खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ना स्वाभाविक है। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उसे खरीदने की आर्थिक शक्ति नहीं है।
तो क्या होगा? शरीर कमज़ोर हो जाएगा। शरीर कमज़ोर होगा तो महामारी फैलेगी। महामारी होगी तो मृतकों की संख्या होगी। अब इस प्रकार से ध्यान दें, जब खाद्यान्न की कमी होगी तो फिर खाद्य के दंगे होना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार से फ्रांस में चारों ओर खाद्य के लिए लूटपाट प्रारंभ हुई। अब जीविका संकट जो हमने दिखाया है, जीविका निर्वाह के संदर्भ में उत्पन्न हो ऐसी दशाएं जिनमें जीवित रहने के न्यूनतम साधन के भी समाप्त होने लगते हैं। दूसरा, खाद्य दंगे की बात जब आती है तो क्रांतिपूर्व फ्रांस में स्थित इतनी खराब थी, खाद्य यानी पाव रोटी के लिए दंगे हो जाते थे, फसल की पैदावार नष्ट हो जाती, बेकरी मालिक स्थिति का लाभ उठाते हुए जमाखोरी में जुट जाते थे। इसी दौरान दंगों की स्थिति, अगर इसका उदाहरण हम भारत में रखें तो भारत में जब दंगे होते हैं तो खाद्य के लिए दंगे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़ी फैक्ट्रियों को जलाया जाता है। भारत में बड़े बड़े शोरूम लूट लिए जाते हैं, पुलिस चौकियाँ फूंक दी जाती हैं और जनसमूह अनजाने रास्ते पर दंगे फसाद करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यूरोप में इसका उलट था, वहाँ पर सिर्फ खाने के लिए ही लूट रहा। जब भी कोई स्ट्राइक, जब भी कोई इस प्रकार से दंगे होते थे तो सीधे वो होटलों पर जहाँ पर भोजन सामग्री उपलब्ध होती थी ऐसी जगहों पर लूटपाट करते थे। वहाँ पर सोना चांदी वस्तु को नष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए ही इस प्रकार के दंगे करते थे। अब देखें, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना किस प्रकार की। चूँकि ये मध्य वर्ग क्या है, 18वीं सदी के फ्रांस में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिसे हमने मध्य वर्ग के रूप से जाना। इस वर्ग के ने समुद्र पारी व्यापार और रेशमी और ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति, ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया या समाज की समुद्र इसे खरीद लेते थे। ये वर्ग पढ़ा लिखा होने का जन्म से विशेषाधिकार को न मानकर योग्यता को व्यक्ति के सामाजिक पद पर आधार मानता था। जान लाक जो जाक रूसो जैसे दार्शनिक स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। जॉन लॉक ने अपनी कृति द स्टेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का सदैव खंडन किया। क्यों? क्योंकि राजा भी एक मनुष्य है, वो राज्य का स्वामी है, लेकिन वो ईश्वर या देवता या भगवान या गॉड किसी दशा में नहीं हो सकता। जो जाक रूसो ने जो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने फ्रांस में निरंकुशता को समाप्त करने के लिए अपने क्रांतिकारी विचारों से लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी प्रसिद्धि कृत सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताई गई, जिसमें उन्होंने मनुष्य सदा स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक स्थान में जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाया गया। इस विचार के द्वारा राजा को जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। सामाजिक बंधन तथा राजनीतिक दास्ता की कट आलोचना करते हुए भी इन्होंने राज्य को नैतिकता के अनिवार्य बताया। रूसो के विचारों का फ्रांस की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू, एक तो जॉन लॉक, दूसरा रूसो और तीसरा मॉन्टेस्क्यू, एक महान दार्शनिक विचारक था और लेखक। ये गणतंत्री लोकतंत्र के समर्थक थे। ये राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के घोर आलोचक थे। इंग्लैंड की शासन पद्धति का इन पर गहरा प्रभाव था। ये फ्रांस में ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में इन्होंने अपने सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे बौद्धिक विचारकों ने से प्रभावित होकर फ्रांस के लोग न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रगतिशील थे। तो आज हम आपको फ्रांस की क्रांति का शुभारंभ और क्रांति में से पूर्व
वहाँ के लोगों का जनजीवन, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, वहाँ के दार्शनिक जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचार के अंतर्गत किस प्रकार से राजा के दैवीय अधिकार को सिद्धांत कर आलोचना की गई और उसे नकारा गया। चूँकि वहाँ का समाज जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें फ्रांस की 85% जनसंख्या जो तृतीय स्टेट के अंतर्गत आती थी, 15% में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आता था, जो पूरी तरीके से सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। करों का बोझ किसको था? सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट के नागरिकों को, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमि मजदूर, नौकर, जो अपने व्यवसाय के साथ में कुलीन वर्ग के घरों में जा कर के सेवा टहल भी करनी पड़ती, जो पूरी तरीके से निःशुल्क रहती थी। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे बास्तिल के दुर्ग का पतन, बास्तिल के दुर्ग का पतन क्यों और कब हुआ? स्टेट जनरल क्या है? लुई 16वां किस वंश का शासक था? फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बास्तिल के दुर्ग का पतन कब और क्यों हुआ? राजा व रानी को वर्साय से पेरिस कौन लाया? टाइल और टाइल में अंतर क्या था? ये किस प्रकार के कर थे? ये किस प्रकार के कर थे? इतने प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर अनिवार्य रूप से लिखना है। अगर पुरानी कॉपी आपके पास जिसमें पन्ने शेष हो तो उस पर ही करें, अथवा नई कॉपी पर ये कार्य प्रारंभ करें। और नियमित अध्ययन के लिए इस समय आपको अपने मोबाइल पर उपस्थित रहना होगा। ठीक, हाँ, ये इतना डाल दो प्रश्न, लेकिन इसमें इसका फोटो तो नहीं गया होगा।